राम मंदिर में चोरी हो गई या फिर बिल्डिंग के अंदर किसी में आग लग गई, ये चीजें हमारे देश के अंदर चलती रहती है। बट आप ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज में बिजनेस वाले पार्ट के अंदर कि GTA 6 का प्री लॉन्च हो चुका है। इधर से एप्पल के बुरे दिन चालू हो गए और इलॉन मस्क को तो इंडिया में बैन कर दिया। और ये जो RSS और इस्कॉन आर्मी और सरकारी स्कूल के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, इन सभी के ऊपर बात करेंगे द थर्ड आई में। मैं कहता हूँ सबसे पहले न्यूज में मैं तुम्हें बताता नहीं, तुम लोग गेस करो क्या हुआ होगा। सिंगापुर के अंदर एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। अभी कहानी क्या हुई वो तुम बनाओगे। मैं तुम्हें कहानी के हिस्से बता देता हूँ। इंडियन मर्द था, इंटरनेशनल फ्लाइट थी और सुंदर एयर होस्टेस थी। अभी तीनों चीजें देखने के बाद हमारे इंडियन मर्द ने ऐसा क्या ही किया होगा कि जेल चला गया। बोले लोगों को लग रहा होगा कि यार चलते प्लेन में एयर होस्टेस थोड़ी छेड़ती होगी। मैं भी तुम्हारी ही टीम में हूँ, मैं भी बहुत भोला, मुझे भी यही लगा था, छेड़ दी भाई, चलते प्लेन में ही छेड़ दी। एंड आई अंडरस्टैंड कि काफी लोगों का इसके ऊपर ओपिनियन होगा कि इंडियन के खिलाफ रेसिज्म बहुत ज्यादा है, हमको बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप किया जाता है। उसके पीछे हमारे कांड भी तो है। लोग कहते हैं कि इंडियंस कचरे के अंदर रहते हैं, हमें बदबू बहुत आती है। टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इंडिया की है ना। जो स्टीरियोटाइप भी बनते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो दिमाग होता ही है ना। और जहाँ पे आपने एक क्राइम किया वो बिहार या यूपी का इलाका नहीं है, सिंगापुर है। आपसे आपका धर्म या जात नहीं पूछेंगे कि सजा देनी है या फिर नहीं देनी है। 6 महीने की मिल चुकी है। जैसी प्लेन लैंड किया पुलिस ने गोद में ले लिया कि चलो भैया कोर्ट चलते हैं सीधा। और कोर्ट जाती जज ने हमारे बंदे को छेड़ दिया, 6 महीने की जेल दे दी। बट सवाल मेरा इसके अंदर ये है कि अगर किसी बंदे पे वीजा ही 1 महीने का हो तो 6 महीने जेल में रख लोगे या फिर जेल में उससे एप्लीकेशन साइन करवा रहे हो भैया वीजा एक्सटेंड करवाना। वैसे वीजा से एक बात याद है, वीजा के लिए ना पासपोर्ट चाहिए होता है। और अभी रिसेंटली न्यूज निकल के आई है कि आपका पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। आप लोग इंडिया के नागरिक हो, इससे पासपोर्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि बहुत क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो भी इंडिया की है उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। और इस आर्ग्यूमेंट के बाद कुछ लोगों को बोलना होगा कि ठीक है यार, पासपोर्ट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि अगर इनसे पूछो कि मैं इंडियन हूँ, इसकी आइडेंटिटी प्रूफ क्या है? आधार कार्ड है तो कहते नहीं है। मैं कहता हूँ पैन कार्ड है, कहते नहीं है। मैं कहता हूँ वोटर कार्ड तो होगा, मैं वोट डाल रहा हूँ इस देश में, मेरे वोट पे सरकार चुनी गई है तो मैं अभी तो इंडिया का हूँगा। तो सरकार आगे कहती नहीं नहीं बेटा वोट डालना तो अलाउड है। अगर आपने इस देश के अंदर वोट डाला है दैट डजंट मीन कि आप इंडियन ही हो। आपका वोटर कार्ड आपकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं करता, आपको ऐसे इंडियन घोषित नहीं करता। अगर आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपका पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करता है। कल को अगर मैं किसी भी देश के अंदर जाके बोलता हूँ कि मैं इंडियन हूँ तो मेरा पासपोर्ट ही मांगेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं मांगेंगे। पासपोर्ट एक होता है ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सभी देश इशू करते हैं। यूएसए, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, किसी के अंदर भी पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सेम टाइप ऑफ नेम के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। पासपोर्ट हर देश के अंदर कॉमन होता है, हर देश के अंदर पासपोर्ट इशू किया जाता है अगर आप लोग चाहते हो लेना तो। पर अगर आपको एक देश से दूसरे देश में जाना है तो आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी इकलौता ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सभी देश इशू कर रहे हैं। और उसी में हम लोग हक दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हम तो इसको मानते ही नहीं है। तो मैं इस देश का कैसे प्रूव होगा? मैं मम्मी कसम खाता रहूंगा क्या? पासपोर्ट तो सिक्योर ही होना चाहिए ना, क्योंकि पासपोर्ट इशू करवाना थोड़ा मुश्किल भी होता है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगाया जाता है जिससे पता चले कि आप लोग इंडिया में पैदा हुए हो। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जिससे पता चले कि आप लोग जिंदा हो और वही रहते जगह बोल रहा है। अगर इसके बाद भी आप लोग नहीं मान रहे कि मैं इसी देश का हूं तो कैसे बनवाओगे? सरकार हर चीज के अंदर आगे बोल देती है कि यार ये तो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हमने निकाल रखे ना, हाँ ये आपकी नेशनलिटी प्रूव नहीं करता। मेरा सवाल ये कि क्या करता है? फिर मेरे को ये बता दो सर। आप 3-4 डॉक्यूमेंट काट देते हो, मेरे को लगता है एक आता रहेगा यही करता होगा। फिर उसके बाद 4 महीने बाद न्यूज आती है इसको भी काट दिया हमने। मुझे लगता है जिस रास्ते हम लोग जा रहे हैं ना, एंड में कुंडली चेक किया करेंगे कि अपनी कुंडली निकाल के दिखाओ तुम इंडिया में आए हो या नहीं। अपनी अगली न्यूज के ऊपर चलते हैं तो वो आ रही है राम मंदिर की चोरी से रिलेटेड। मैंने पिछले न्यूज में कवर किया था कि राम मंदिर के अंदर 200 करोड़ की चोरी वाली की बातें चल रही है। अभी उसके ऊपर अपडेट आया, 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी गई। और सबसे क्रेजी बात पता है क्या? कोई उसके अंदर काउंटर था, सिर्फ कैश गिनता होता था, किसी की छोटी सी डेजिग्नेशन थी उसका भी नाम लगा दिया। रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो इतनी बड़ी चोरी हुई है। मैनेजमेंट को एक दो बार बोला गया था कि देखो चोरी हो रही है रुकवा दो। मैनेजमेंट ने उस चीज के ऊपर ध्यान देना तो बहुत दूर की बात है, जिसने बताया उसी को निकाल दिया। पर क्या आप धर्म से भी खेल सकते हो? बीजेपी का तो मेन वोटर बैंक की धर्म के नाम पे चल रहा है, तो क्या आप लोग धर्म के नाम पे खेल लोगे? और रिस्क और पॉलिटिक्स भी हटा दो यार, कईयों की आस्था जुड़ी हुई है ना उस चीज से। हम लोग रेपिटेटिवली अपने धर्म को इतना बदनाम कर रखते हैं ना कि खुद ही लूटे जा रहे। सारा दिन व्हाट्सएप पे आते रहते हैं हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। ऐसे लोगों से खतरे में है जिन्होंने मेरे धर्म को धंधा बना रखा ना, उनसे मेरा धर्म खतरे में था और है। और तभी जो भीड़ के अंदर जब भी हिंदू रक्षक आ जाते हैं मैं कभी उनका सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि भीड़ की शक्ल नहीं होती है। और जो भीड़ कंट्रोल कर रहा होता है वो इतना समझदार होता है कि वो पूरी भीड़ का फायदा उठाता है। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक काम की चीज बताता हूँ। एक सक्सेसफुल बिजनेस और एक फेल्ड बिजनेस के अंदर फर्क पता क्या होता है? सिस्टम एंड मैनेजमेंट की कमी जो मोस्टली लोग अवॉइड कर देते हैं। और आजकल आपका काम भी कुछ ऐसे ही हो गया। इनवॉइस को एक्सेल में बना लेते हैं, क्लाइंट नोट्स को व्हाट्सएप के ऊपर छोड़ देते हैं, अकाउंट्स को किसी तीसरे सॉफ्टवेयर में मैनेज कर लेते हैं और डेडलाइन हमेशा पीछे छूट जाती है। 4 से 5 सब्सक्रिप्शंस के अंदर पैसा भी बर्बाद हो रहा है। और इतने सॉफ्टवेयर लेने की वजह से कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाता है। तभी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम है ओडू, जहां पे आप लोग इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंटरी, वेबसाइट सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। आपको अलग-अलग टूल्स के ऊपर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और ये सभी टूल्स आपस के अंदर सिंक भी हो जाते हैं। और इनकी सबसे बढ़िया बात पता है कि इनकी पहली ऐप लाइफ टाइम तक
फ्री है, वो भी अनलिमिटेड होस्टिंग और कस्टमर सपोर्ट के साथ, जिसके अंदर जीरो हिडन चार्जेस है। और इनके फ्री का मतलब ये नहीं कि 4 दिनों बाद तुमसे 2000 रुपए मांग ले, इनका एक्चुअल में फ्री है, वो भी लाइफ टाइम तक। और अगर आपको इनकी सभी एप्स का एक्सेस लेना है तो सारी एप्स के आपको सिर्फ और सिर्फ 580 रुपए पर मंथ देने होंगे। और इनका ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बहुत अच्छा है, जहां पे टास्क को क्रिएट करो, स्टेज को सेट करो, डेडलाइन को सेट करो, और इसके अंदर आप लोग सब टास्क भी बना सकते हो। कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत ही इजी करके बना रखा है। और इनके कानवान व्यू के अंदर ना स्टिकी नोट्स की तरह टास्क मूव करते हैं। और इनका एक दूसरा ऑप्शन भी है जिसके अंदर सभी टास्क एक टाइमलाइन के अंदर दिख जाते हैं। और ये डैशबोर्ड सिर्फ आप तक नहीं है, इसके अंदर आप लोग अपने टीममेट्स को टैग कर सकते हो, वो लोग आपको कोई काम असाइन कर सकते हैं, आप लोग उनको काम असाइन कर सकते हो, जिससे आप लोग आपस में सिंक्ड रहो। किसी के लिए भी कोई फाइल अटैच करनी है, किसी को टास्क असाइन करना है, किसी को मीटिंग लिंक शेयर करना है, सबका सब एक ही बिल्ट-इन चैट के अंदर हो जाता है। आपको कभी व्हाट्सएप, ईमेल, इनके गेम नहीं खेलने पड़ते। तो अगर तुम लोग अपना बिजनेस कर रहे हो, अगर बिजनेस करना शुरू भी कर रहे हो ना, तो मेरी मानो कि ऐसे टूल्स की अगर पहले से आदत डाल लोगे तो बाद में डालनी बहुत मुश्किल होती है। अगर पहले से आदत डाल लोगे और एक सिस्टम एंड प्रोसेस से चलोगे ना, तो जब बिजनेस बड़ा होगा ना तो बहुत इजी होगा तुम्हें मैनेज करने में। बाकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं, अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, और वो आ रही है खान सर की तरफ से। अगर तुम लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो ना, तो एक बहुत ही प्यारा कैंपेन चल रहा है खान सर के ऊपर। और मेरे कोट पे नहीं, मेरी जुबान पे ध्यान दो, शूट करते हुए कुछ गिर गया ना तो हटा दिया। तो जैसे हम बात कर रहे थे खान सर के खिलाफ में कैंपेन चल रहा है, और ऐसा लग बहुत रहा है। पहले अंजना बख्श अजीज खान सर हो गया था, फिर समझ आ रहा था कि जो बीजेपी के जितने भी क्रिएटर्स है खान सर के अगेंस्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि खान सर ना बीजेपी के खिलाफ बहुत कंटेंट बना रहे हैं। फिर न्यूज आती है कि आज तक वालों ने 2 करोड़ का डेफेमेशन फाइल कर दिया। फिर खान सर की कोचिंग के बारे में अटैक हो जाता है, पहले लगता है फायरिंग हुई है, फिर बाद में पता चलता है कि फायरिंग खान सर ने करी है। और इतनी सारी चीजें रेपिटेटिवली हो जाती है, मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लग रही थी। फिर अभी क्या न्यूज निकल के आई कि अवध ओझा सर ने खान सर के खिलाफ वीडियो बना दी। और अगर तुम लोग उनकी वीडियो को जेन्युइनली देखोगे ना तो सेंस भी बना दिए। जैसे उन्होंने पता नहीं कपिल शर्मा शो या किसी शो के अंदर जाके बोल दिया था कि यार मेरे पास तो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो लोग बर्तन मांजते हैं, वो लोग इतने गरीब है। और अवध ओझा सर का बोल रहा है कि यार जो बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है ना, वो बच्चा या बच्ची ना बर्तन नहीं मांज सकती, क्योंकि उसमें इतनी बुद्धि तो होगी कि वो 10वीं 12वीं के बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ा दे, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करवा दे, अगर उसको एक्चुअल में पैसे कमाने हैं तो। हमारे यहाँ एक लड़की बर्तन मांजती है, वो आईएएस की तैयारी कर रही है। सर आईएएस की तैयारी करने वाला बर्तन मांजेगा ही नहीं, और अगर वो बर्तन मांज रहा है तो उसको तैयारी नहीं करनी चाहिए। और अगर वो बच्ची या बच्चा इतना कैपेबल नहीं है कि वो 10वीं 12वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, तो आपसे पढ़ने के बाद भी कोई पास आउट थोड़ी हो जाएगा, उसका आईएएस निकल थोड़ी जाएगा, वो थोड़ा समझदार थोड़ी है। अबे आईएएस की भैया जो तैयारी कर रहा है वो कम से कम 10th की मैथ्स पढ़ा लेगा, 10th की बायो पढ़ा लेगा कम से कम। और अगर वो 10th को नहीं पढ़ा पा रहा है तो आईएएस की तैयारी कैसे करेगा? तो सारी बातें सिर्फ सिंपैथी लेने का गेम होता है कि मैं 200 में पढ़ा देता हूँ, 500 में पढ़ा देता हूँ, इसमें एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता। ये आपकी मार्केटिंग स्किल है, आपका पीआर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसी की वजह से आप लोग बच्चों को सालों से पागल बनाते आ रहे हैं। और ऐसा एक सर ने नहीं बोला, मल्टीपल सर वीडियोस बना रहे हैं। और बैक स्टोरी क्या है ना तुम्हें पता ना मुझे पता, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशंस और वही करेंगे। पॉइंट पता है क्या, मेरे को लगता है कि बातें एकदम सही है, मार्केटिंग तो चल रही है क्योंकि सारे कर रहे हैं। जो लोग वीडियो में आके बोल रहे हैं कि भैया नहीं आप तो गरीब बच्चों का नाम ले रहे हो, तुम तो राजा राजा की बातें करते हो, कैमरा के सामने आगे दूसरे पे नाम लगा रहे, अवाम में सब नंगे हैं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है तो फेक क्लेम्स नहीं करता है। कुछ ऐसी वीडियोस में निकल के आ रही है जिसमें खान सर ने किसी को स्टेज पर बुला रखा था और फेक क्लेम कर रहे थे कि ये आदमी एक्सरसाइज काम करता है, या फिर मेरे से पढ़ने के बाद इसकी नौकरी लग गई या फिर कुछ अच्छा कर लिया लाइफ के अंदर, और वो आदमी वो नहीं करता है। हो सकता है ना करता हो सकता है झूठ बोला हो सकता है फेक भी हो, और इसकी वजह से आदमी ने 20-50 करोड़ रुपए कमा भी लिए होंगे, मैंने उसको भी मान लिया। पर मेरा ये बोलना है कि 50-100 करोड़ कमाने के बाद भी उस आदमी ने 27 करोड़ रुपए हॉस्पिटल में लगाए ना। अगर आपको लगता है कि उसकी पीआर मार्केटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप लगाओ ना। आपको किसी ने मना किया कि करोड़ों रुपए हॉस्पिटल में ना लगाओ, आपको अपनी चैरिटी करनी है, आपको अपनी पीआर करवानी है, लगाओ पैसे। हम बनाते हैं आपके सपोर्ट के अंदर एक वीडियो, भैया अवध ओझा सर ने 100 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए डोनेट कर दिया, हॉस्पिटल खोल दिया, बहुत पैसा आपके पास, तो बहुत सारी वीडियोस देखिए आप, तो राजा राजा की बातें करते हैं। होता क्या ना कि जब एक आदमी गिर रहा होता है ना तो उसको गिराने सारे पहुंच जाते हैं। उगते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, ढलते सूरज की हर कोई मारने की कोशिश करता है। सबको लगता है कि अगर कोई मर रहा है ना तो उससे जितना चूस सकते हैं ना चूस लो, बस उससे जितना कंज्यूम कर सकते हो कर लो। और बहुत हाई चांसेस है कि आगे पीछे इनके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को कहना है फंसा देंगे। जैसे मार्केट के अंदर स्पेकुलेट किया जा रहा है, अगर पूरा पीआर कैंपेन ही है और सरकार ही चला रही है तो बहुत जल्दी इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के आसपास ना कोई नॉर्म्स निकल आएंगे। बोल देंगे कि आपका शायद फायर प्रूफ नहीं है, बोल देंगे आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के बीच में अटक रहा है तो आप पढ़ाई नहीं सकते। लीगल लूपहोल्स का यूज किया जाएगा कोचिंग को बंद करवाने के लिए, तो सही भी है। अगर कोई एरिया फायर प्रूफ नहीं है तो उसको चलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बस प्रॉब्लम इतनी होगी कि उसके बगल में 4 फायर प्रूफ बोर्ड नहीं होंगे, उनको चलाया जाएगा और इसके ऊपर अटैक किया जाएगा। बाकी मैं तो इसके अंदर तुक्के मार रहा हूँ, जब कुछ होगा तब बात कर लेंगे। और जो भी लोग रेगुलर सीरीज को देख रहे हैं, तुम्हें पता नीचे लाल बटन है जिसको सब्सक्राइब बोलते हैं, अभी दबा के देखो, तुम्हारा कुछ नहीं घटेगा। अभी वीडियो देखते टाइम तुम्हें लगेगा कि यार क्या ही दबाना, स्किप कर देता हूँ ये वाला पार्ट, और जब तुम दबाओगे ना तुम्हें फील होगा कि यार कुछ भी नहीं गया मेरी तरफ से। तो एक बार दबा के चेक करो, मुझे बताना कमेंट करके कुछ घटा या फिर नहीं घटा। अपनी अगली न्यूज के ऊपर चलते हैं जो आ रही है आरएसएस और इस्कॉन की तरफ से। अभी तुम्हें लगेगा कि यार आरएसएस और इस्कॉन का आपस में क्या लेना देना है। देखो जो भी एक्सप्लेन करने वाला ना ये न्यूज तो है, पर मेरे उससे ज्यादा ना ओपिनियंस है, और उसको अगर यही डिस्कस कर लो तो मजा नहीं आ गया। तो चलो प्राइम टाइम स्पोर्ट में चलते हैं।
एक आरटीआई के अंदर पता चला कि मई 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक पता कि 40 आर्मी स्कूल के अंदर से 62% आरएसएस ओन करती है। आरएसएस ओन करती है मींस बीजेपी आरएसएस एसोसिएटेड लोगों के पास गए हैं। टोटल 40 आर्मी स्कूल थे जिसके अंदर से 25 को ट्रांसफर कर दिया गया और ये चीज भी एक आरटीआई से पता चली है जिसके अंदर से 11 स्कूल टाइड अप है बीजेपी पॉलिटिशियन और ट्रस्ट से, 8 एसोसिएटेड है आरएसएस लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन से और 7 उसमें से एसोसिएटेड है विद्या भारती से जो आरएसएस का एजुकेशन विंग है। तुम्हें लगेगा कि यार कोई आर्मी स्कूल चला रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है, एजुकेशन तो वही दी जा रही होगी ना तो बाकी स्कूल में दी जाती है। पता है एक ना टर्म होती है जिसको बोलते हैं सॉफ्ट इन्फ्लुएंस। तुमने ना काफी बार देखा होगा कि काफी सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ना मदरसा से ऑपरेट कर रहे होती है। अभी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट डजंट मीन मैं आरएसएस और मदरसा को कंपेयर कर रहा हूँ। मैं दोनों को कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आरएसएस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं ओपिनियन दे सकूं। मेरे को जितनी बेसिक नॉलेज है मैं सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन लेके ही आगे बढ़ूंगा। मेरा मन है इसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च करके डिटेल वीडियो लाने का जिसके अंदर बहुत टाइम लगेगा। तो वापस अपने मुद्दे के ऊपर चलते हैं। काफी जगह देखा गया ना कि मस्जिदों के अंदर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को माइंड वॉश किया जाता है, उनको कुरान के बारे में पढ़ाया जाता है और गलत गलत पढ़ाया जाता है, उनका माइंड वॉश किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कुर्बानी ले लो, किसी को जान से मार दो, कोई काफिर है तो उसकी जान ले लो। अभी ये चीज कभी भी ओपनली नहीं पढ़ाई जाती और अगर पढ़ाई भी जाती तो हमारे सामने नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये चीजों को ना सॉफ्टली इन्फ्लुएंस करके डाला जाता है। बोला जाता है नहीं अल्लाह तो यही चाहते हैं बेटा, तुम क्या करोगे वो तुम्हारी मर्जी है, अल्लाह को नसीब हो जाएगा, जन्नत नसीब हो जाएगी, फालतू बात। ऐसे क्या होता है ना कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी माइंडसेट को ऑन करती है और उसके बाद वो किसी भी डिपार्टमेंट को लीड करती है ना वो माइंडसेट उसमें ट्रांसफर होता ही होता है। एंड ये चीज ना प्रॉब्लमेटिक पता क्या हो जाती है क्योंकि बच्चों को हमेशा आइडियोलॉजी से दूर रखना चाहिए। एक बच्चा अपनी आइडियोलॉजी खुद से बना लेगा ना कि उसको किस तरफ जाना है, कोई लिबरल बीजेपी कांग्रेस जो भी कैटेगरी में खुद को फिट करना हो वो कर ले। बट जब भी बच्चा ग्रो कर रहा होता है ना हम उसके दिमाग में कोई भी चीज डाल देते हैं ना उसको फील करके बैठ जाता है, फिर उसको लगता है यही ही पूरी दुनिया और पूरी दुनिया इसी के सराउंडिंग में इवॉल्व कर रही है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देखता हूँ, तुम लोग ना आरएसएस के बारे में सोशल मीडिया में सर्च करो, या तुम्हें बहुत प्रो लोग मिलेंगे या फिर बहुत एंटी लोग मिलेंगे। कोई बहुत समझदार लोग होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा ओपिनियन या फिर नॉलेज नहीं होगी और वो बोलेंगे कि आप कमेंट नहीं कर रहे। और मैंने कई बहुत समझदार लोग देखे जो आरएसएस से एफिलिएशन भी रखते हैं और वो लोग ना उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। जो मुझे समझ आता है कि अगर आप लोग बचपन से आरएसएस को ज्वाइन करके बैठे हो, आपने उनके स्कूल्स के अंदर पढ़ाई करी है, उनके स्पोर्ट्स एरिया के अंदर आप लोग जाके खेले हो, तो उनका कल्चर, उनकी बातें, उनका माइंडसेट आपके दिमाग के अंदर बस जाता है। और इन्हीं चीजों को सॉफ्ट इन्फ्लुएंस बोलते हैं जो आने वाली पीढ़ी को खराब करती है। अभी कोई भी लोग इस चीज से लिंक कर सकते हैं भैया हिंदुइज्म को तुम लोग खराब माइंडसेट कैसे बोल रहे हो। मैं हिंदुइज्म को खराब माइंडसेट नहीं बोल रहा हूँ, आरएसएस की अपनी आइडियोलॉजी और आरएसएस हिंदुइज्म को प्रमोट करती है। आरएसएस कोई धर्म नहीं है, समझ रहे हो। और अभी सॉफ्ट इन्फ्लुएंस के ऊपर बात कर ही रहे तो इस्कॉन के ऊपर चलते हैं। अभी जिसको इस्कॉन नहीं पता, कृष्ण जी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है जो वर्ल्ड वाइड चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया के अंदर है, जहां तक मेरा आइडिया इंडिया से ज्यादा पॉपुलैरिटी उसकी इंडिया से बाहर है। अभी किया क्या गया कि मिड डे मील का ठेका इस्कॉन को दे दिया गया कोलकाता के अंदर 1800 सरकारी स्कूल्स का। तो इसके ऊपर तुम्हारा ओपिनियन होगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, इस्कॉन को दे दिया तो अच्छा खाना मिलना शुरू हो जाएगा। इस्कॉन तो भाई नॉन प्रॉफिट है, इस्कॉन के अंदर तो स्कैम्स नहीं होंगे, हर बच्चे को प्रसाद दिया जाएगा। और सरकार क्या करती है पर पर्सन पर डे ना मिड डे मील का एक बजट अलॉट करती है और यूपी बिहार कोलकाता जैसे एरियाज के अंदर वो 6.5 से लेकर 7 रुपए के बीच में होता है। और उस बजट को बढ़ा के भी 10 रुपए भी कर दिया गया। तुमको ये चीज भी बहुत अच्छी लगेगी और ये चीजें जनरली अच्छी है, पर इसको दूसरे लेंस से भी देखो ना, एक ऐसा एरिया जिसका कल्चर में ही नॉनवेज है। तुम लोगों ने उसके मिड डे मील का पूरा ठेका एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। तुम्हें लगता है वो नॉनवेज सर्व करेंगे, पनीर और राजमा भी रिपीट करेंगे ना ये लोग तो। और ऐसा भी नहीं है ना कि 1800 स्कूलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू के बच्चे पढ़ रहे हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी होंगे ना। तो अगर हिंदू के भी पढ़ रहे हैं तो उनकी भी कोई फूड प्रेफरेंस होगी ना। अगर सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेड न्यूट्रिशन चार्ट देखा जाए तो एक दिन अंडा मिलना चाहिए, एक दिन चिकन मिलना चाहिए, तो मैंडेटरी है ना बच्चों के लिए कि इतना प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो इनकी कम से कम पूरी होनी ही चाहिए। आप लोग वेज हो नॉन वेज हो आपका पर्सनल है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ भाई, हाँ मतलब अंडे वंडे खा लेता हूँ, पर उसके अलावा कुछ नहीं। बट जस्ट बिकॉज मैं अवेयर हूँ तो मैं दूसरों को उनकी तरह से जीने का हक भी तो देना चाहता हूँ ना। एंड एज अवेयर सिटीजन आपको भी यही करना चाहिए। जिस जगह का जैसा कल्चर है वहाँ पे नॉन वेज बहुत ज्यादा खाया जाता है। अगर आप लोग इस वीडियो को नॉर्थ इंडिया से देख रहे हो आप लोग रिलेट ही नहीं करोगे, आपको लगेगा यार ये तो बढ़िया है ना, एकदम शाकाहारी स्वच्छ खाना दिया जाएगा, वहाँ का कल्चर नहीं है सर। हाँ वहाँ पे वेजिटेरियन लोग डेफिनेटली होंगे पर मोस्टली वहाँ के कल्चर के अंदर नॉन वेज खाया जाता है। स्टेपल फूड उनका मछली है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी जैसे एरिया के अंदर रोटी चावल खाया जाता है ना ज्यादा, वहाँ का स्टेपल फूड मछली है, मछली चावल खाया जाता है सबसे ज्यादा। और वहाँ के 1800 स्कूलों का आने वाले टाइम में खाना कौन बनाएगा? एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन हिंदू नहीं होती तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम नहीं होती? अगर कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन खाना बनाती है और वो प्रॉमिस करती कि यार हम लोग वेज बना देंगे, तो क्या तुम्हें उससे प्रॉब्लम नहीं होती? और अगर तुम लोग हिंदू और देख के बोल रहे हो कि नहीं मुझे तब तो प्रॉब्लम होती है, हमको
हमको इन पे विश्वास नहीं है, हमको इनका ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो जैसे अभी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी, दूसरे धर्म वालों को भी वैसी हो रही होगी। पर मेरा आर्गुमेंट इसमें ये नहीं है कि कौन से धर्म को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मेरा आर्गुमेंट सिंपल से कि भैया बच्चों से अपनी आइडियोलॉजी, धर्म, जात, इन बातों को दूर रखो। बट ये दोनों न्यूज प्राइम टाइम के अंदर पता क्यों, दोनों का कंक्लूजन एक है। पहले के टाइम में ना खबरें निकल के आती थी कि कांग्रेस क्या कर रही है, टेक्स्ट बुक्स के अंदर चेंजेस करवा रही है। जिससे वो क्या करवा रहे हैं, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है ना उसके ऊपर किताबें बनवा रहे हैं और पढ़वा रहे हैं बच्चे को। इससे क्या होगा, बचपन से उसकी आइडियोलॉजी चेंज होने लग जाएगी। और सेम चीज है बीजेपी कर रही है, स्कूल्स को आरएसएस ऑन कर रही है, एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन को मिड डे मील बनाने का मौका दे दिया। ये सारी चीजों से क्या होता है ना कि बच्चे जब सालों साल ये सेम पैटर्न्स को देखता रहता है ना, वो इन्फ्लुएंस होना शुरू होता है, उसकी अपनी आइडियोलॉजीज बननी शुरू होती है, उसका कट्टर बनाना शुरू होता है। तो चीज गलत है। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए सही भी होगा पर ओवरऑल देश के लिए गलत। बाकी मेरी अगली न्यूज आ रही है मुंबई से। मुंबई के अंदर अभी पीछे न्यूज निकल के आ रही थी ना कि 40 दिन का पानी है। भगवान ने ऊपर से देखा कि अच्छा पानी खत्म हो रहा है, 4 छींटे मार देता हूँ। 4 छींटे पड़े, 200 mm की बारिश हो गई। 2 से 3 दिनों के अंदर 200 mm पानी भर गया। और ये कोई इस साल की प्रॉब्लम नहीं है, हर साल की प्रॉब्लम है। अगर मैं न्यूज बना रहा होता ना पिछले 10 साल से सेम न्यूज दे रहा होता। बस हमें ये देखना है कि बारिश किस दिन हो रही है, देश तो जाम होना ही होता है। गुड़गांव का हाल देख लो, दिल्ली का हाल देख लो, डूब जाते हैं। गुड़गांव में 4 छींटे पड़ते हैं, पूरा शहर बह जाता है। और फिर लोग आगे कहते हैं गुड़गांव इज नॉट अ प्लान्ड सिटी। अरे अभी भी बन रही है गुड़गांव, ओल्ड गुड़गांव नहीं होगी ना, न्यू गुड़गांव होगा। अभी भी नए नए सेक्टर्स काटे जा रहे हैं, अभी भी मानेसर को डेवलप किया जा रहा है। गुड़गांव के साथ ही लगता है ना, मानेसर भी डूब जाते हैं। 30 साल पहले प्लान नहीं किया, 20 साल पहले प्लान नहीं किया, आज तो कर लो। अब जो हक के जा रहे हो, आज 20 साल बाद कोई और सरकार आएगी ना, वो बोलेगी गुड़गांव इज नॉट अ प्लान सिटी। तो करो ना, मेरा काम है घर से करवा लो, आपका काम है आप कर दो यार। और अगर नहीं करवा पा रहे हो तो बोतल लगवा दो मेरे घर के बाहर से, जब भी 4 बूंदे पड़ेगी उसको लेके निकल लूंगा। मैं मजाक से हट के बोल रहा हूँ, मुंबई की न्यूज बहुत आती है। मुझे नहीं पता मुंबई में एक्चुअली में कितना पानी जाम हो रहा है। मैं दिल्ली गुड़गांव को तो देखता हूँ ना, लिटरली बारिश के बाद ना बोट चल सकती है। अगर ऊपर बोला कि कोई टीम से देखा रहा ना भाई, बोट की सर्विस लॉन्च करो बारिश में। और ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सही करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। मुंबई की जो म्युनिसिपैलिटी बीएमसी है ना, इनका बजट ऑलमोस्ट 81,000 करोड़ रुपीस का होता है। पूरे देश के सबसे अमीर सिविक बॉडी है ये। और इतना पैसा होने के बाद इनकी जो सड़कें स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी है ना, 4 बूंदों के अंदर गायब होती है। तो मजाक से हट के बोल रहा हूँ, गुड़गांव के अंदर आधा घंटा बारिश हो जाए ना तेज, आधे घंटे बाद आपको सड़क ढूंढनी पड़ती है। आपको पत्थर मार के चेक करना पड़ता है कि पानी कितना नीचे तक है। क्योंकि सिर्फ इतना नहीं होता कि जितना पानी ऊपर से आ रहा है उतना ही बरस रहा है। जैसे हमारी सीवर लाइन को पता चलता है कि अच्छा ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है, मैं भी बैक मार जाता हूँ। और उसके बाद ये चीजें न्यूज नहीं बनती जब तक इसके अंदर कोई मर नहीं जाता। पिछले साल भी दिल्ली गुड़गांव में ये चीज हुई थी, बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। एक ऑटो वाले का ऑटो पलट गया, वो नीचे दब के मर गया पानी में। और फिर इस चीज की न्यूज बना दी गई, फिर बोल दिया गया कि भैया गुड़गांव इज नॉट अ प्लान्ड सिटी। और इस साल भी होगा, कोई ना कोई मरेगा। होप नहीं कर रहा हूँ कि मरे, मैं चाहता हूँ कोई ना मरे, पर कोई ना कोई मरेगा यार। इतना गंद मचा रखे ना शहर के अंदर। हो सकता है मुंबई में भी हादसा हो। मुंबई के अंदर जिस जगह पे चीज रिकॉर्ड करी जा रही थी ना, एक बंदा मैन होल में गिर गया। रिपोर्टर सवाल पूछ रहा था, छत्तीस शूटिंग में एक आदमी पीछे गिर गया। अगली खबर आ रही है हमारी लखनऊ की एक कोचिंग सेंटर से, जिसके अंदर 15 लोग जल के मर गए। कोचिंग के अंदर आग लगी थी और मोस्टली लोग ना जल के नहीं मरे थे। एक्चुअली में जब भी आग लगती है और क्लोज एनवायरनमेंट होता है ना, तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, दम घुटने से मौत हो जाती है। क्योंकि जो एंट्री का गेट था वो पूरा चौक हो गया था। फायर एक्सिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इस बिल्डिंग को ना 2016 में तोड़ने के लिए बोल दिया गया था, आज तक चल रही है। नीचे के लोगों को बचा दो, ऊपर वाले राजा बैठे रहेंगे। सेम वही जो राम मंदिर में हो रहा है। देश ऐसे चल रहा है जैसे लगता है GTA खेली जा रही है। बाकी GTA से याद है, GTA 6 की प्री बुकिंग चालू हो चुकी है, पता है ना। अगर नहीं पता तो बिजनेस न्यूज पे चलो, वहां पे काम की बात करते हैं। GTA 6 की प्री बुकिंग चालू हो चुकी है और इंडिया के अंदर सेकंड चीपेस्ट रेट के ऊपर अवेलेबल है। सबसे ज्यादा सस्ती गेम बिक रही है जापान के अंदर, उसके बाद बिक रही है इंडिया के अंदर, उसके बाद आता है USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके। इनिशियली अगर आप लोग देखोगे ना, आप देखोगे यार इंडिया के अंदर सस्ता इसलिए कोई भी सामान बिकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो गरीब भी है, बहुत सारे भी है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन सस्ते रखे जाते हैं। नेटफ्लिक्स का भी सस्ता है, प्राइम का भी सस्ता है, क्योंकि गेम बनाने के लिए जो खर्चा करना था भाई अभी वो तो कर दिया। अभी जिन लोगों के पास ज्यादा कैपेसिटी है पैसे देने की, उनसे ज्यादा ले लेते हैं। जिनके पास कम कैपेसिटी है उनसे कम ले लेते हैं। जितने लोगों को बेच पाते हैं बेच देते हैं। और हर किसी को लगता है कि प्राइस को इसी माइंडसेट से ही सेट किया जाता है। पर जापान के अंदर इंडिया से कम प्राइस क्यों रखा गया, अभी भी मिस्ट्री है। इसके ऊपर मैं कुछ स्पेकुलेशन देख रहा था कि जापान के अंदर इंडिया से कम प्राइस इसलिए रखा गया क्योंकि इंडिया टैक्सेस ज्यादा लगाता है। जापान ने गेम के ऊपर 10% के टैक्स लगा रखे और इंडिया ने 18% का लगा रखा है। पर जब मैं इस चीज को चेक कर रहा था, हाँ ये बात एकदम बिल्कुल सही है। पर टैक्सेस लगाने से पहले भी अगर आप लोग प्राइस को कंपेयर करोगे तो वो कुछ ऐसे निकल के आते हैं। तो जापान के अंदर एक गेम मिल रही है बिना टैक्सेस के 5,200 रुपए की, और इंडिया के अंदर एक गेम मिल रही है बिना टैक्सेस के सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए की। उसके ऊपर 18% का जीएसटी लग जाता है, फिर 6,000 में आ जाती है। एक स्पेशल एडिशन है वो थोड़ा महंगा मिल जाता है। तो अगर टैक्सेस की बात कर ही रहे हैं तो जो 5 कंट्रीज की बात करिए, इसमें सबसे ज्यादा टैक्स लगता है यूके के अंदर। यूके के अंदर 20% टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद आ जाता है इंडिया, जहां पे 18% टैक्स लगाया जाता है। जापान में तो 10% लगाया ही जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी 10% लगाते हैं। कनाडा के अंदर 13% टैक्स लग रहा है गेम्स के ऊपर। और अमेरिका बहुत क्रेजी है, सिर्फ और सिर्फ 8.5% का टैक्स लगा रहे हैं। पर इतना कम टैक्स लगाने के बाद भी वहां पे गेम $100 की मिल रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है परचेजिंग पावर। अगर कोई लोग
खरीद सकते हैं तो खरीदने दो, अगर कोई नहीं खरीद सकता है तो उसको जबरदस्ती मत कर, थोड़ा सस्ते में करके ज्यादा लोगों को बेच दो, पैसा बनना चाहिए बस। हमारी अगली न्यूज आ रही है एयरलाइन और गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने एयरलाइन को बोले कि आप लोग अपने सरचार्ज को कम करो। जिनको नहीं पता सरचार्ज क्या होता है, जिनको नहीं पता एयरलाइन को क्यों बोल रही है सरकार, कॉन्टेक्स्ट समझो। ईरान यूएस की वॉर चल रही थी, तेल बहुत महंगे हो गए थे। अभी क्या होता है कि तेल ना पेट्रोल नहीं डलता, एविएशन फ्यूल एक अलग तरह का फ्यूल होता है जो गवर्नमेंट डायरेक्टली इनको देती है, जिसके ऊपर अलग तरह के टैक्सेस लगे होते हैं। हमारे वाला बैट वगैरह ये सारे टैक्सेस नहीं लगे होते, वो 100 रुपए लीटर नहीं मिल रहा। तो हुआ क्या था, जब ये पूरी की पूरी वॉर चल रही थी उस टाइम पे ना प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, बट हमारी सरकार ने ना पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाए, थोड़ा सा सब्सिडी देके रखा, जिसकी वजह से देश के अंदर हंगामा ना मच जाए, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ना आ जाए, क्योंकि हर चीज एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करती है और इंडिया मोस्टली एनर्जी को इंपोर्ट ही करता है। बट ये चीजें एविएशन फ्यूल के अंदर नहीं होती। ये लोग फ्यूल के लिए या तो डायरेक्टली बाहर की कंपनी से डील करते हैं या फिर अगर गवर्नमेंट से भी करते हैं तो बहुत थोड़ा टैक्स देते हैं। तो अगर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इनको महंगी फ्लाइट्स उड़ानी पड़ेंगी, जिससे घाटा होगा। घाटे को कवर किया जा सके इसलिए इन्होंने सरचार्ज लगा दिया था कि अगर आपको उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो भैया आप महंगा कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि प्राइसेस कम हो चुके हैं, तो सरकार का बोलने कि यार अब तो तेल सस्ता हो गया ना, सरचार्ज को हटाओ। सरकार हमारा पेट्रोल सस्ता नहीं कर रही, क्योंकि सरकार ने एक टाइम पे घाटा लगा के सब्सिडी दी थी हमारी। सरकार का बोलने कि यार जो मैंने उस टाइम में घाटा लगाया था मेरे को रिकवर करने के, बट क्योंकि एयरलाइन ने कोई भी सब्सिडी नहीं दी और सारी की सारी कॉस्ट को हम लोगों पे ट्रांसफर कर दिया, तो अभी जो प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी तो ट्रांसफर किया जाए ना। बाकी भाई ट्रांसफर तो एप्पल ने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस का भी है। जिन्होंने खबर सुन ली बहुत बढ़िया बात है, तुम लोग फैन कर गए। जिन्होंने नहीं सुनी, मैं एआई सेक्शन में जा रहा हूँ, तब तो चाकू लेके आओ, नस काटेंगे में। जिनको नहीं पता, रैम और स्टोरेज के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से एप्पल ने अपनी कॉस्टिंग बढ़ा दी है। अभी तुम लोगों को लगेगा थोड़ा बहुत महंगा फिर भी दिया होगा, हमें क्या ही फर्क पड़ता है, एप्पल तो वैसे ही प्रीमियम कंपनी, हम लोग तो वैसे ही उसके प्रोडक्ट यूज नहीं करते। देखो उनके कुछ प्रोडक्ट्स महंगे आते हैं, जैसे ये वाला फोन है, ये महंगा अननेसेसरी अगर तुम्हारे किसी काम का नहीं है तो, बट समझो इनकी काफी सारी ऐसी चीजें थी जो बजट के अंदर थी। फॉर एग्जाम्पल इनका मैक मिनी M4 60,000 रुपए का आता था, 512 GB का। जहां तक मुझे याद है ना, मैंने जीएसटी वगैरह काट कर कार्ड ऑफर लगा के शायद 45 से 46,000 का लिया था जब ये लॉन्च हुआ था। और अगर तुम लोग जीएसटी और डिस्काउंट को हटा भी दो ना, तब भी 60,000 का था, मगर अभी इन्होंने उसका प्राइस बढ़ा के 94,000 रुपीज कर दिया। 94,000 रुपीज के अंदर मैकबुक आ जाता है। मैं ये मैकबुक M4 प्रो यूज कर रहा हूँ, 512 GB वाला। जहां तक मुझे याद है मैंने इसको परचेज किया था कोई 1,30,000 या 35,000 के अंदर। और जो M5 वाला आया था वो पहले से महंगा था, उसकी कॉस्ट रखी गई थी 1,70,000 रुपए, और अभी प्राइस को बढ़ा के कर दिया गया 2,40,000 रुपए। मैं यहाँ पे पूरा प्राइस कंपेरिजन लगा दूंगा, तुम लोग देख सकते हो किस चीज के कितने प्राइस बढ़ा दिए गए। अगर मैकबुक M5 एयर की बात करें तो 1,20,000 का था, कार्ड डिस्काउंट लगता था, ऑफर भी चलते थे, 1 लाख तक बड़े मजे से मिलता था। अभी उसको 1.5 लाख का कर दिया। मैकबुक एयर 1.5 लाख का है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मेरा M4 प्रो अपग्रेडेड वाला 1.5 लाख का नहीं आया था। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो होमपॉड और टीवी के भी रेट बढ़ा दिए, किसके कितने बड़े हैं सामने लिखे आ रहे होंगे। अभी तुम लोग बोलोगे बढ़ा दिए, समझ आता है क्यों बढ़ा है, उस पर चलो। इन फोन्स के अंदर क्या होता है, रैम डलती है और स्टोरेज डलती है, और इनको बनाना ना मुश्किल बहुत होता है। बहुत रेयर कंपनीज है जो रैम और स्टोरेज बनाती है, और वो भी बना नहीं रही है, बना वो रही है पर कंज्यूमर्स के लिए बना रही है। वो बना रही है डेटा सेंटर्स के लिए जो एआई कंज्यूम कर रहा है। तुम लोगों का सैमसंग की एसएसडी का एग्जांपल लेके चलो। उनकी एक एसएसडी आती है T7 नाम से, मैंने पहले खरीद रखी थी शायद 8 या 9,000 रुपए की एनमैक्स, और अभी मैं तुम्हारे सामने पहुंच बैठा हूँ 23,000 रुपए की है। भाई गुना रेट बढ़ गया सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का। रैम के रेट तो भाई 5-5 गुना बढ़ गए। मैंने अभी पीछे बनवाया था, मेरी किडनी बिक गई थी भाई। और ये सारी चीजें पता क्यों हो रही है, क्योंकि एआई को फास्ट करने के लिए ना अभी रैम और चाहिए। अभी हम लोग एआई से बातें करते हैं, उसकी पूरी चैट्स होती है, उसको स्टोर करने के लिए ना स्टोरेज चाहिए। और ये जो एआई कंपनीज है ना, इन्होंने जो भी कंपनी स्टोरेज या रैम बनाती थी उसके साथ पार्टनरशिप करी। उन्होंने बोला कि यार आप 8,000 रुपए की एक एसएसडी बेच रहे हैं 1 TB की, उस एसएसडी के अंदर क्या है, मेमोरी ही है ना, स्टोरेज ही है ना। एक एसएसडी बेचने के लिए आपको पैकेजिंग करनी पड़ेगी, एक बंदे के घर दे के आना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेट करना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, वेबसाइट के ऊपर बेचना पड़ेगा, अलग अलग स्टाफ, अलग अलग टीम मैनेज करनी पड़ेगी। क्यों पढ़ना है झंझट में? एक काम करो, पर एसएसडी अगर 400 रुपए कमा रहे हो ना, हमसे 500 रुपए लो, आपको 1 लाख चाहिए। ऐसे जाके हर कंपनी को बोल दिया, सारी कंपनियों ने अपनी प्रोडक्शन को 4 गुना कर दिया, उसके बाद भी पूरा नहीं पड़ता। और जितना टाइम रुकते जा रहे हैं उतना ज्यादा सामान महंगा होता जा रहा है। अभी भी अगर तुम्हें एप्पल प्रोडक्ट चाहिए तो तिगड़म लगाओ। अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तो 26 तारीख है, 25 तारीख को रेट बढ़े। अगर कोई भी लोकल स्टोर है जिसको नए अपडेटेड प्राइस नहीं पता है ना, तो उससे जाकर पुराना सामान खरीद लो। कोई पुरानी बिलिंग के ऊपर पड़ा है, जिस भी रेट पे दे रहा है, नहीं दे रहा, डिस्काउंट उठा के लेके आओ। क्योंकि अभी रेट पे तुम लोग फोन, एसएसडी, कंप्यूटर, पीसी, मैक कुछ भी ले दो, महंगा ही। और क्यों महंगे? क्योंकि हमें सब करने के लिए डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। अपनी अभी न्यूज के ऊपर चल रहे हैं, और वो आ रही है GPT 5.6 की तरफ से। अभी 5.5 उनका लेटेस्ट चल रहा है, 5.6 अनाउंस काफी जल्दी हो सकता है। तुम लोग बोलोगे यार ये न्यूज भी क्यों आते रहते
आते नए नए मॉडल, ये क्या न्यूज बना रहा है, ये न्यूज कम पड़ गई, ठीक है तभी बता रहे हैं। तो एक्चुअली न्यूज नहीं कम पड़ी थी, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। अगर तुम लोग क्लोड का $100 वाला सब्सक्रिप्शन यूज करते हो तो तुम्हें बहुत पैसा देना पड़ता है ना। तुम लोग 2 ChatGPT की 20-20 वाले सब्सक्रिप्शन यूज करना, सेम लिमिट मिलेगी। तो ओपस के 4.8 की इक्वल कैपेबल भी हो जाए। और जिनको लगता है ना कि 250K की टोकन लिमिट है कोडेक्स के अंदर, वो भी 1 मिलियन तक पहुंच जाएगी इससे। क्योंकि ChatGPT को पता है कि समझ आ रहा है ना हार रहे, उनको समझ आ गया कि जीत तो सारा क्लोड ही रहा है। क्योंकि क्लोड ने अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाया जिससे कॉर्पोरेट्स ने उसको अडैप्ट किया। ChatGPT ने अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाया जिससे उसको कंज्यूमर्स ने अडैप्ट किया। कंज्यूमर्स पे करने के लिए रेडी नहीं है और कॉर्पोरेट्स को फर्क ही नहीं पड़ता, उनको सिर्फ एफिशिएंसी चाहिए। अभी एफिशिएंट ChatGPT भी हो चुका है। अगर मैं देखूं कि मेरे को बेस्ट कोडिंग करवानी है, मैं क्लोड के पास जाऊंगा। अगर मैं बोलूं मेरे को बेस्ट फोटो करवानी है, शायद मैं किसी चाइनीज मॉडल या ChatGPT के पास जाऊंगा। अगर मैं बोलूं मेरे को बेस्ट वीडियो बनवानी है तो मैं सीडेंस या अपनी क्लिंग के पास जाऊंगा। अगर मैं बोलूं मेरे को रो ओपिनियन चाहिए, मैं रो के पास जाऊंगा। बट अगर मैं बोल दिया मेरे को ओवरऑल एक ही सॉल्यूशन चाहिए, मेरे को हर चीज एक ही चीज से करवा दो, तो मैं आगे करूंगा मैं ChatGPT के पास जाऊंगा। क्योंकि ChatGPT हर किसी के अंदर मोर देन इनफ है, इजी बेस्ट आउट परफॉर्मिंग नहीं है, मोर देन इनफ है। तो अब इनको क्या करवाना है, इनको ना लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स इनको मौका नहीं देते। तो ये लोग क्या करने वाले, अपने एपीआईज के ऊपर डिस्काउंट लाने वाले, जिससे लोग एक बार इनको अडैप्ट करना शुरू करें, बाद में प्राइस बढ़ाएंगे, नहीं तो क्लोड जीत जाएगा। और इसी बीच के अंदर अगर तुम लोग कोई अपना एआई टूल बना रहे हो, कोई एआई का बिजनेस कर रहे हो, सब्सक्रिप्शंस यूज कर रहे हो, क्लोड के अंदर फंसे पड़े हो, तो तुम लोग एक बार ChatGPT को ट्राई कर सकते हो। एक वेव आई थी ना कि भैया ChatGPT से लोग छोड़ के क्लोड में जा रहे थे और अब क्लोड के अंदर फंस चुके हैं। बहुत मुश्किल होगा क्लोड को छोड़ना, मैं खुद मैक्स सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हूं उनका। बट एक बार ChatGPT का कोडेक्स यूज करोगे ना, ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर तुम बहुत क्रेजी कोडर नहीं हो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा किसने लिखा है। बाकी हमारी अगली और आखिरी न्यूज निकल के आ रही है स्टारलिंक की तरफ से। वैसे ये वाली न्यूज ना बिजनेस सेक्शन में होनी चाहिए थी, पर अभी यहाँ आ गई है तो सुन ली। स्टारलिंक क्या करते हैं, सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं और ये इलोन मस्क की कंपनी है। सैटेलाइट्स उनके पास है ही, स्पेसएक्स से छोड़ते रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उससे इंटरनेट दे देते हैं धरती के ऊपर। इनको हर तरह के अप्रूवल्स मिल गए थे, ये लोग बिजनेस शुरू करने ही वाले थे। और होता क्या कि इंडिया के अंदर जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो, इतना बड़ा प्लेयर एंटर करता है ना, तो हो सकता है कि छोटे प्लेयर मर जाए। जैसे पहले जियो ने एंटर किया था तो एयरटेल मर गया, वोडाफोन मर गया, बट उससे क्या हुआ, सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो जीता वो भी इंडियन ही कंपनी है। जियो जीत गया, हेल्दी कंपटीशन, जिसमें जितना अच्छा पैसा, जितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी, वो जीत जाएगा। पर यही चीज अगर स्टारलिंक आगे करेगा तो क्या होगा, सारा पैसा बाहर जाएगा। तो लोगों को लग रहा है कि शायद इस रीजन से ना अभी स्टारलिंक को अप्रूवल्स नहीं दे रहे, पहले इन्होंने हाँ कर दिया था, अभी मना कर रहे हैं। स्टारलिंक के ऊपर सरकार को शक होना शुरू हुआ। ईरान यूएस की वॉर के अंदर, ईरान के अंदर ना ब्लैकआउट हो गया था। पहले ईरान के अंदर सिविल वॉर चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो सरकार ने क्या किया था, सारे इंटरनेट को शट डाउन कर दिया था। जिससे क्या हो कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है वो क्लिप्स बाहर निकल के ना आए। पर फिर भी सारी क्लिप्स बाहर निकल के आई और जब पूछा गया कि अरे बाहर निकल के आ कैसे नहीं है, तो लोगों को पता चला कि स्टारलिंक ने फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया। यूएस ने स्टारलिंक को बोला है कि अपनी सैटेलाइट्स को ईरान के ऊपर ले जाओ और वहां के लोगों को फ्री में इंटरनेट दे दो। तो अगर कल को इंडिया के अंदर कहीं पे पावर कट करने की या फिर इंटरनेट करने की जरूरत पड़ती है, या फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी, तुम लोग बोलो अच्छा मोदी बुरा मोदी, हमारी मर्जी, हमारे देश के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी अगर हमारे देश के अंदर कभी इंटरनेट कट करने की जरूरत पड़ती है तो क्या यूएस से इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकता, यही सबसे बड़ा सवाल है। कल को तो तुम लोग स्टारलिंक से फ्री इंटरनेट दे दोगे, ज्यादा सैटेलाइट को हमारे एरिया के अंदर ले आओगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे देश से कंट्रोल लूज हो जाएगा ना। इसलिए सरकार ने उनके एक्सेस को ही डिनाई कर दिया, होल्ड कर रखा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले ऑडियो को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।